friends, please subscribe this channel and like our video and share with your friends. इसमें हमने क्वेश्चन 6 to 10 तक के कवर किया है सेट आर के. क्वेश्चन नंबर 6, given below are two premises, 4 conclusions are drawn from them. Select the code that state valid drawn conclusions. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दो प्रेमाइसेस दे रखी हैं ए एंड बी, और हमें ये बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा कंक्लूजन है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं इन दोनों प्रेमाइसेस के बेसिस पर. तो देखिए, फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट, कि जो अधिकांश डांसर्स हैं, नर्तक हैं, वो शारीरिक रूप से फिट हैं. तो हमने डांसर्स के लिए एक वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे. डांसर्स के लिए हमने ये अपना जो एरिया है वो बना लिया. दूसरा है मोस्ट ऑफ द, अब इसको हमें फिजिकली फिट दिखाना है तो हम इससे बता सकते हैं कि इतना ये जो ऑरेंज पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन है वो ऐसे डांसर्स का है जो फिजिकली फिट है. और देखिए, हमने डांसर्स को इसमें ज़्यादा एरिया कवर किया है डांसर्स का, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कह रहे हैं इसलिए. एंड सेकेंड प्रमाइस है वो है मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर्स, कि जो मोस्ट ऑफ द सिंगर्स हैं, सिंगर्स का हमने ग्रीन से लिया, उसका जो ज़्यादा पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट हमने दिखाने की कोशिश की है, वो डांसर्स में है. तो मोस्ट ऑफ द सिंगर्स जो है वो क्या है, हमारे डांसर्स हैं. ये इतना गिवन है. अब हमें इन चारों में से कंक्लूजन को देखना है कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही हो सकता है. तो इसके लिए देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन है मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट. यहाँ पे सिंगर्स का जो ज़्यादा एरिया है, फिजिकली फिट में हमारा इतना एरिया आ रहा है ये. तो इसको हम क्या बताएंगे, क्या ये सिंगर्स का लगभग ज़्यादा एरिया है? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट. एंड सेकंड है मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर्स. जो ये डांसर्स का एरिया है उसमें से कि ज़्यादातर डांसर्स ऐसे हैं जो सिंगर हैं. तो उसके लिए हम अगर देखें तो जो हमारा ये हाईलाइटेड एरिया है, ये वाला एरिया, वो हमारा क्या है कि जो डांसर्स हैं ज़्यादातर वो हमारे सिंगर्स हैं. तो इसलिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है. अब मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर डांसर्स, पर यहाँ पर जो प्रीमाइसेस थी उसके अकॉर्डिंग कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा था कि जो फिजिकली फिट पर्सन्स हैं उसमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो डांसर्स हैं. ये हमें यहाँ पर वैसे भी अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये ज़्यादातर एरिया ऐसा दिखाई दे रहा है जो डांसर्स नहीं है. मोस्ट ऑफ द पर्सन इसमें डांसर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है. एंड डी ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर सिंगर्स. तो सिंगर्स के केस में भी सिमिलर सिचुएशन है कि जो स्मॉल एरिया है फिजिकली फिट पर्सन का वो सिंगर्स में लाई कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है. तो इसके अकॉर्डिंग जो कोड होगा, कोड 1, कोड 2, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. तो हमारे जो कंक्लूजन है ए एंड बी वो सही होंगे. इस क्वेश्चन में हमें वाराणसी जो है वो दे रखा है कुछ कोड के अकॉर्डिंग इसके इक्वल, और कोलकाता का कोड पूछा है. तो देखिए, वाराणसी को हम देखें तो उसमें कैसे कोड दे रखा है, उन्होंने वी को बताया डब्ल्यू, यानी कि 1 अल्फ़ाबेट नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट, और ए को बताया सी, ए के 2 बाद का अल्फ़ाबेट. ऐसे ही आगे तक हम देखते जाएं तो इन्होंने अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सभी में एक एक नंबर ऐड करते हुए नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इनका कोड लिखा है. तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो कोलकाता का कोड क्या होना चाहिए, हमें के में 1, के का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो आएगा एल, ओ का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब 2, तो वो आएगा क्यू. तो इसलिए हमारा कोड होगा ये. अभी हमें सारा कुछ और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही आंसर है, ऑप्शन है एल क्यू. तो बाकी सारे हमारे गलत होंगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 8, Introducing Rakesh to her husband, a woman said, his brother's father is the only son of my grandfather. The woman is related to Rakesh as. यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है जो उस वुमन का उस राकेश से क्या रिलेशन है. तो देखिए, क्वेश्चन में क्या है, जो वुमन है वो अपने हस्बैंड को बता रही है, और किसको इंट्रोड्यूस करा रही है, वो राकेश को. अब राकेश को इंट्रोड्यूस कराते हुए उस वुमन ने क्या बताया कि जो राकेश का ब्रदर है, राकेश का ब्रदर के जो फादर हैं, राकेश के ब्रदर के पिता उसके, यानी कि अपनी उस जो लेडी है वो अपने बारे में कह रही है, उसके ग्रैंडफादर के या उसके दादा के इकलौते पुत्र हैं. मतलब ये जो फादर हैं राकेश के भाई के पिता, उसके उस वुमन के दादा के इकलौते पुत्र हैं, सिंगल सन है. ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि वुमेन और राकेश का आपस में क्या रिलेशन है। तो जब राकेश का भाई और ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई हुए, तो फादर जो हुए राकेश के वही उसके भाई के फादर हुए, ये हमारा रिलेशन एक पता चल गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो ग्रैंडफादर हैं वुमन, उस जो लेडी के जो ग्रैंडफादर है उसके इकलौते सन जो है वो ये पर्सन है, जिस पर्सन की यहाँ पर बात हो रही है। तो फिर इसके दादा हुए, तो इसका मतलब जो ये पर्सन है वो उस लेडी के भी क्या हुए, फादर हुए। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस पर्सन के यहाँ पर 3 बच्चे हुए, एक वुमन हुई और 2 लड़के, जो कि एक राकेश था और राकेश का भाई। तो इसके अकॉर्डिंग वुमन और राकेश में क्या रिलेशन हुआ, ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। हम कह सकते हैं कि जो लेडी थी वो राकेश की क्या है, सिस्टर या बहन है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ हमें असर्शन और रीजन दे रखा है। असर्शन ये है, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी, कि जो क्लास में कुशल ढंग से संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन करना एक स्वाभाविक क्षमता है। जी नहीं, ये असर्शन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स अभी भी देखे जाते हैं जो क्लास में वेल कम्युनिकेट नहीं करते। उनको नॉलेज बहुत होती है अपने कंटेंट की, बट ड्यू टू लैक ऑफ पैडागोजिकल एबिलिटीज़ या कम्युनिकेशन स्किल्स वो क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा पाते। तो कम्युनिकेशन क्लास में करना एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है, हमारा असर्शन यहाँ गलत है। तो इन ऑप्शंस में से देखिए, इन ऑप्शन में केवल फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें हमें असर्शन इज फॉल्स मिल रहा है, बाकी सब में असर्शन जो है वो ट्रू बताया है। तो हमारा ऑप्शन 1 है होगा, वो ही करेक्ट होगा। बट अब हमारा रीज़न भी देख लेते हैं। इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कक्षा में प्रभावी शिक्षण है उसके लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। एक टीचर को जानना ज़रूरी है कि बच्चे किस तरीके से, जैसे हमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाए जाते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल का भी यूज़ करके बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है किसी बात के लिए, अपनी जो भी नॉलेज है या जो भी हम समझाना चाह रहे हैं वो कैसे बताया जा सकता है। उसके अलावा अपनी वॉल्यूम की पिच को हाई लो करके जो भी होता है उसको हम उसके थ्रू बच्चों को इफ़ेक्टिव जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो यानी कि इन सारी बातों का ज्ञान अगर टीचर को होगा तो उसमें कम्युनिकेशन अच्छा होगा और वो इफ़ेक्टिव टीचिंग कर पाएगा, अच्छे से क्लास में पढ़ा पाएगा। तो हमारा रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ, और असर्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्री-सपोजिशन इन इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में इनमें से कौन सी है जो वो प्री-सपोजिशन है। तो देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम पहले ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत सारे फिनोमिनास के हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं या ऑब्जर्वेशन करने होते हैं। फिर उसके बाद में हम जनरलाइजेशन करके पैराडाइम और या थ्योरी की तरफ चलते हैं। हम इंडक्टिव रीजनिंग को ना, इन वर्ड है उससे भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करके अंदर की ओर या जनरलाइजेशन की ओर जाते हैं, जिससे कि हम एक जनरल चीज़ बता सकें। इंडक्शन को हम हमेशा ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, अब जब हमें ऑब्जर्वेशन करने हैं तो उस चीज़ में क्या होना चाहिए, उन सारे ऑब्जर्वेशन में एक टाइप की यूनिफॉर्मिटी होगी, कि वो उनकी कोई प्रकृति है उसमें समरूपता होगी, सभी में कुछ ना कुछ समानता मिलेगी, उसी के आधार पर हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है वो यहाँ करेक्ट होगा। अब देखिए, ये और भी अदर ऑप्शंस हैं, जैसे सेकंड है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब तो वो सिंगल चीज़ हो गई, वहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी नहीं पाई गई, वो एक ही सिंगल चीज़ हो गई, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हार्मनी इन नेचर, सामंजस्य होना चाहिए। तो मतलब ये जो बाकी के ऑप्शन है वो इतने सूटेबल इस केस में नहीं है जितना हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो रिक्वायर है ही है कि जो भी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनमें किसी ना किसी टाइप की यूनिफॉर्मिटी होगी, उसी के बेस पर हम जनरलाइजेशन करके थ्योरी या पैराडाइम बना पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड अपने जो भी डाउट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।